आ जाए। नमस्कार। नमस्कार। बताएं आप। मेरा नाम गजानन महादुले है और मैं नागपुर ज़िले के वाकेश्वर गांव से आया हूँ और मुझे आपके यहाँ से जीवामृत चाहिए। मैं ऑर्गेनिक खेती करना चाहता हूँ। इसके पहले मैं पालेकर जी का भी कार्यक्रम किया, उसके पहले मोहन शंकर देशपांडे जी का भी कार्यक्रम अटेंड किया, उनसे भी करके देखा, लेकिन चाहिए वैसा फ़ायदा मुझे नहीं हुआ। गोकुरपा अमृतम भी डाला 2 सीजन, लेकिन चाहिए वैसा फ़ायदा नहीं मिला उसमें। और मेरी खेती उसने कुछ प्रॉफिट नहीं दिया। देखिए किसान भाइयों, नमस्कार। आप नागपुर से आए हैं, अच्छे किसान हैं। किसान तो प्रारंभ से ही अच्छा हुआ करता था, लेकिन खेती में जो आधुनिक कृषि तकनीकियां थीं, मैं अक्सर मित्र कहता हूं कि ये धरती अगर जिंदा है, हमारा संपूर्ण जीवन की खुशियां, खेती का जो कारोबार है वो धरती माँ की कोख पर होता है। आधुनिक कृषि तकनीकियों ने इस धरती को क्या किया, आप जरा समझना। साइंस में पढ़ाया जाता है सॉइल स्ट्रक्चर, मतलब इस सॉइल की संरचना होती है जिसमें पोर स्पेस होते हैं, वहाँ हवा रहती है, वहाँ आकाश होता है, वहाँ पानी होता है, और वहाँ नाना प्रकार के छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ और भी जीव होते हैं। जब हम इस धरती पर 3 टन का 4 टन का ट्रैक्टर चलाते हैं तो ये कॉम्पैक्ट होती है, सॉलिड हो जाती है। अब बरसात का पानी नीचे नहीं जा सकता। इसमें जो सॉइल के अंदर जो जीवन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो सफल नहीं हो सकता। पेस्टिसाइड डालते हैं, जो कुछ बचा खुचा है वो मर जाता है, जीवाणु। फिर हम फर्टिलाइजर डालते हैं, यानी ऑर्गेनिक मैटर नहीं डालते, यूरिया, डीएपी, पोटाश डालते हैं। तो धरती में पोषक तत्वों के बीच में असंतुलन होता है। ये धरती जिंदा है कार्बन और जीवाणुओं की बदौलत। खेती में किसान को कुछ नहीं करना, केवल 2 बातों पर विचार करना है कि इस धरती पर हम कितना वापस लौटा दें। जो इस धरती ने हमको दिया, मैंने उपयोग किया, वो इस धरती को कितना अधिक से अधिक लौटा सकते हैं, लौटा दीजिए। ये जो मैंने लौटाया, ये धरती का भोजन है, इसको पचाने का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मित्र, जब भी कोई पाचन की क्रिया होती है, चाहे किसी जीव में हो या हमने भोजन रोटी खाई, हमारी रोटी पचेगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बदौलत। धरती को मैंने कार्बनिक पदार्थ डाला, वो पचेगा सूक्ष्म जीवाणुओं की बदौलत। सूक्ष्म जीवाणु मैंने नष्ट किए पेस्टिसाइड डाल करके, कार्बन मैंने डाला नहीं, तो धरती का जो वर्क था, जो उसकी संस्कृति थी काम करने की, वो मैंने तोड़ दी। अब किसान मुश्किल में फंस गया। वो बीज बोता है और आर्थिक योग है कि साहब हमको इतना कमाना है, तो वो कुछ भी बोता है। तो फिर वैज्ञानिक संस्तुतियां कहती हैं, अच्छा धान बोने वाले हो तो 120, 60, 40 की रेशियो से एनपीके डालना, केला लगाना है तो इतना फर्टिलाइजर डालना, गन्ना बोना है तो इतना फर्टिलाइजर डालना। वाई क्यों डालना है? हमको ये सोचना चाहिए कि धरती में कोई फसल बोएंगे तो फर्टिलाइजर क्यों डालना है, तो पता चलेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, फर्टिलाइजर इसलिए डालना है क्योंकि धरती की सामर्थ्य नहीं रह गई कि गन्ने को, धान को वो पोषण दे सके। कहाँ चला गया पोषण? कौन खा गया पोषण? धरती तो अनादिकाल से बिना फर्टिलाइजर के खेती करती आई है, सबको पालती आई है, ठीक है ना। तो आपकी जो परेशानी है, इधर क्या हो रहा है मित्र, ये सज्जन भी हमारे पास जीवामृत ही लेने आए हैं। और मैं अक्सर किसानों से कहता हूं कि जीवामृत जंगल के जीवाणुओं का कल्चर है, वो हमसे ले जाइए बेशक,
जीवामृत मेरा वाला डालेंगे बरसात के सीजन में तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन वो रिस्पॉन्स कंटिन्यू बना रहे 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल तक, उसके लिए हमको कुछ और भी करना होगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि हमको ये 3-4 टन का ट्रैक्टर जो है ना, इसको बंद करना पड़ेगा। या तो बैल पर जाओ या वो छोटा वाला ट्रैक्टर लाओ, हाथ से चलने वाला 2 पहिए वाला। फर्टिलाइज़र बंद करने पड़ेंगे, ऑर्गेनिक कार्बन ऑर्गेनिक मैनोर तलाशनी पड़ेगी। पेस्टिसाइड बिल्कुल बंद कर देने, पेस्टिसाइड की ज़रूरत ही नहीं होती। पेस्टिसाइड हम 3 बातों के लिए डालते हैं। एक तो क्रॉप में खरपतवार हैं। अब खरपतवार क्या है, एक्चुअली क्या है कि हमको जो चीज़ें अच्छी लगी वो मैंने क्रॉप में शामिल कर ली, जो मेरे मतलब की नहीं उनको मैंने वीड्स कह के कहा कि ये बेकार है। इस नेचर में बेकार चीज़ कोई भी नहीं है। अगर आपकी कॉटन बोई है, कपास को जो वीट कर रहा है खरपतवार, कपास के पौधे के ऊपर उसको उखाड़ लेना है, उखाड़ के वहीं डाल देना। जो कपास के नीचे के बीट्स हैं वो सपोर्टिंग हैं, वो कभी डेंजरस नहीं है। लेकिन यहाँ भी लोग कहते हैं कि ये वाटर ले रहे हैं, ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ये सूरज की रोशनी के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। तो तुमको क्या दिक्कत है? 2-4 कपास के पौधों के बीच में जो खुला एरिया है, अगर उसमें कुछ वीड्स हैं तो क्या ले रहे हैं? वो ले नहीं रहे, वो आपको दे रहे हैं। तो खरपतवार नहीं मारने का भी पिकिंग करनी है। जो खरपतवार मेरी क्रॉप के ऊपर आ गया उसको उखाड़िए और पशुओं को खिलाइए। पशुपालन खेती में बहुत ज़रूरी है। फिर कहते हैं बीमारी लगती, बीमारी ज़्यादातर बीमारियां सॉइल बोर्न हैं, भूमि जनित बीमारियां हैं किसी भी क्रॉप में। अब सॉइल बोर्न इसलिए हैं क्योंकि सॉइल के अंदर, धरती माता के अंदर सब कुछ मैनेज करने की अपनी क्षमता थी। इसमें बहुत सारे पैथोजन हैं। जैसे आज 15-20 प्रकार के माइक्रोब्स की बात हो रही है। ये 15-20 नहीं है, 15-20 हज़ार हैं या 1.5-2 लाख प्रकार के हैं। आज तक इंसान जान ही नहीं पाया। तो मैं क्या कहता हूँ, ट्राइकोडर्मा पीएसबी एजेटोबैक्टर के बेवकूफ़ी में क्यों फंसे? सीधे सीधे जंगल से मिट्टी लाओ ना, रिच मिट्टी, उसका जीवामृत बना लो। उसमें अभी जो हम नहीं भी जानते वो भी सारी चीज़ें, और जब सारी चीज़ें ज़मीन में हो जाती हैं तो वो नेगेटिव पैथोजन को वहीं किल कर देती हैं। प्रकृति का नियम है, जीवे जीव आहार। जैसे पेड़ लगे हैं, पेड़ों में बहुत सारी चिड़ियां हैं तो वो इंसेक्ट को ख़त्म कर देती हैं। इसी प्रकार ये पॉजिटिव पैथोजन है, वो नेगेटिव पैथोजन को ख़त्म कर देते हैं। इंसान का काम है कि वो परमात्मा या भगवान की व्यवस्था, भगवान माने पंच महाभूत, और उसके द्वारा बनाई गई व्यवस्था। प्राकृतिक खेती में क्या करना? जीवामृत जीवामृत जीवामृत। अब एक जीवामृत रट गए लोग। जीवामृत अच्छी चीज़ है, जो माइक्रोब्स मैंने मारे हैं वो एक बार इनोकुलेट कर दिए, लेकिन इतना नहीं है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती का मतलब है पंच महाभूत, धरती पानी हवा आकाश अग्नि को आत्मसात करना है, और इन्हीं के द्वारा नाना प्रकार की वनस्पतियां, नाना प्रकार के जीव जंतु बनाए गए। उनको भी समझना है कि आखिर ये क्यों। जैसे मेंढक जब था, आज कहीं मेंढक दिखता नहीं है, लेकिन मेंढक जब थे, मेंढक पानी में रहता है, धान के खेत में जब मेंढक थे तो पैडी में कोई भी इंसेक्ट नुकसान नहीं कर पाता था, क्योंकि मेंढक उन सबको कंट्रोल कर लेता था। इसी प्रकार मित्र, इतना जबरदस्त प्रकृति की माया है कि अगर मैं उसको अध्ययन करने चलूँगा तो मुझे पता चलेगा नहीं नहीं, सारा काम तो ईश्वर करता है। फिर बता दूं, इस संसार में सारी घटनाएं, सारा वर्क ये परमात्मा की व्यवस्था करती है। मनुष्य के बारे में कहा गया तुमको केवल कर्म करना है। कर्म यानी पॉजिटिव वर्क करना है।
कुकर्म नहीं करने। आज तो इंसान ने कुकर्म को भी कर्म मान लिया। जैसे 4 टन का ट्रैक्टर जमीन में दौड़ाना एक कुकर्म है, फर्टिलाइजर डालना कुकर्म है, पेस्टिसाइड डालना कुकर्म है, खेत में छोटा ट्रैक्टर या बैल चलाना ये कर्म है, खेत की मेड़ बनाना कर्म है, खेत की मेड़ों पर पौधे लगाना ये कर्म है, वर्षा का पानी बचाना ताकि जमीन पी सके ये कर्म है। कर्म करेंगे तो फल मीठा मिलेगा और कुकर्म करेंगे तो फल कड़वा मिलेगा। तो ईश्वर ने कहा है कि भाई कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। इधर किसान भाइयों, मैं अक्सर आपसे बात करता हूँ कि इस दुनिया में बहुत सारे लोगों को ABCD नहीं पता नेचर की। जैसे मैंने बोला कि प्रकृति की व्यवस्था को जानना, प्रकृति की समग्र व्यवस्था को जानने का नाम ज्ञान मार्ग है। कहते हैं मनुष्य का कल्याण, मनुष्य के कल्याण के 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग। अब हम नेचर की व्यवस्था को, भगवान की माया को जानते ही नहीं है तो मेरा कल्याण नहीं होगा। तो प्रकृति की व्यवस्था क्या है, इसको जानने का नाम है ज्ञान या दर्शन। और प्रकृति की व्यवस्था को बना करके रखना, उसको नष्ट होने से बचाना, इसके लिए किए जाने वाले जो कर्म हैं वो कर्म मार्ग है। और जब मैं बुजुर्ग हो जाता हूँ, हाथ पांव चलने बंद हो जाते हैं, तो इस व्यवस्था की जय जयकार करना कि हे धरती माता, हे सूर्य देवता, हे वनस्पति, तेरी वजह से मुझको ऑक्सीजन मिली, तेरी वजह से हे बारिश, हे ब्रह्मा जी तुम्हारी वजह से मुझको पीने का पानी मिला, हे धरती माँ तेरी बदौलत मुझको शुद्ध अन्न मिला। ये करना है और कुछ नहीं करना है। प्राकृतिक खेती एक ज्ञान का विषय है। और अभी क्या है, विज्ञान। फिर बता दूं, ज्ञान ही प्राकृतिक खेती है। विज्ञान प्राकृतिक खेती कभी नहीं हो सकता। ज्ञान मतलब सनातन, ओरिजिनल, जो ओरिजिनल है वो विषय ज्ञान है और वही प्राकृतिक खेती है। ट्रैक्टर कभी भी प्राकृतिक खेती का हिस्सा नहीं हो सकता है, फर्टिलाइजर नहीं हो सकते हैं, और ये जो ट्राइकोडर्मा भी प्राकृतिक खेती का हिस्सा नहीं हो सकता। जैसे आज वर्मी कंपोस्ट को भी लोग कहते हैं जैविक खेती, प्राकृतिक खेती का हिस्सा। जमीन में केंचुआ जिंदा रहे,